अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स पल्स। मुझे अनुजारा कहते हैं। आपको क्या कहते हैं बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं मैसेजेस के जरिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिए क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है मैटर करता है। एंड बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, इससे पहले कि खेलों की इस दुनिया में हम दाखिल हों, हम सबसे पहले वेलकम करेंगे उन व्यूअर्स को जिन्होंने रिसेंटली हम इस चैनल पर ज्वाइन इन किया है। सो आप सबको इस चैनल पर खेलों की दुनिया में खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ। और जब खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो इंडिया में जहां पे आईपीएल के मैचेस आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान में फाइनली बारिश नहीं जीत सकी और मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान, दूसरा T20 कि जिसे पाकिस्तान ने जीत लिया। अब न्यूजीलैंड की जिस तरह की टीम पाकिस्तान में आई हुई है तो मैचेस की बात तभी होगी जब पाकिस्तान कुछ आउटस्टैंडिंग करेगा। कि जैसे हमने देखा कि आज बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, बड़ी अच्छी बॉलिंग हमने देखी पाकिस्तान की जानिब से। या फिर तब बात हो सकती है कि इस टीम के सामने आप बड़ी मेहनत के बाद, मुशक्कत के बाद जीत हासिल करें, एक नेक टू नेक मैच हम देखें। अब सीधी सीधी जीत से तो इस लेवल की टीम के साथ कि जिस तरह की टीम आई हुई है, नो डाउट कि उसके अंदर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो कि डोमेस्टिक के बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क होता है, ये न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी पता चलेगा। क्योंकि मुझे ऐसे वो लग रहा है कि इस सीरीज से पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूजीलैंड को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो टैलेंट उनका आया है, यकीनन जब वो पाकिस्तान की इस तरह की फुल स्ट्रेंथ टीम के सामने खेलेगा तो वो बेशक हार जाए लेकिन सीखेंगे ज़रूर। क्योंकि पाकिस्तान के जो मुझे हालात दिखाई दे रहे हैं, बाबर की कैप्टनसी के अंदर कोई ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लिए जाएंगे क्योंकि हार से भाई डर लगता है और अगर इस टीम से हार गए ना तो फिर बड़ी बुरी होने वाली है। तो जिस मैच की बात करेंगे और इसके साथ साथ एक और हाई स्कोरिंग मैच हमने देखा, और जिस तरह के आईपीएल के हाई स्कोरिंग मैच हम देख रहे हैं और जिस तरह की पिचेस तैयार की जा रही हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इस तरह की बैटिंग विकेट्स, इस तरह की पिचेस आपको वेस्ट इंडीज में या यूएसए में तो नहीं मिलने वाली हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे बिल्कुल ही आपको हर ट्रैक स्पिनिंग ट्रैक मिलेगा, लेकिन इतनी फ्लैट डेक्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो नो डाउट कि मैच देखने का बड़ा मज़ा आ रहा है। जो लोग हैं वो टीवी पे भी इंजॉय कर रहे हैं, जो ग्राउंड में जा रहे हैं वो डबल इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है मेरे ख्याल से उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए है। पिंडी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई 200 बन रहे थे, वो टीम बनाती थी तो अगली टीम भी 200 बना देती थी। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है। सो क्रेडिट जो आज का मैच हुआ है, जो हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, इसका क्रेडिट जो है वो पिच को जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैच टीम जीत रही है उसको भी जाता है। और एसआरएच की हम बात करें, चाहे हैदराबाद का मैदान है, चाहे चना स्वामी है, या फिर अब है दिल्ली का मैदान, एसआरएच अपने स्टैंडर्ड से पीछे नहीं हट रही है। एसआरएच भाई हल्की नहीं आ रही है, ज़बरदस्त हमने बैटिंग एसआरएच की जानिब से देखी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बास टीम्स, जबकि इन टीम्स के साथ हम आईपीएल की टीम्स के साथ देखें तो इनके साथ पूरी प्लानिंग होती है। बड़े बड़े मैनेजर्स हैं भाई, एक स्टैट्स का डिपार्टमेंट होता है और मैचअप्स हैं, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, मतलब पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि खाली जो कैप्टन है वो ही आके फैसला कर लेगा। लेकिन उसके बावजूद बाज बड़े मजे का खेज फैसले हो रहे हैं, सुसाइडल फैसले हो रहे हैं। और ऐसा ही आज फैसला किया दिल्ली ने, डीसी ने। जब ये टॉस जीत कर उन्होंने फैसला किया था ना पहले फील्डिंग का, मैंने कहा ले भाई हो गया है काम। क्योंकि जो पिच थी वो बड़ी प्यारी पिच थी भाई, फ्लैट डेक था, बैटिंग विकेट थी और आप टॉस भी जीत रहे हो, तो फिर आप ये जो कंडीशंस हैं आप उनको क्यों नहीं इंजॉय कर रहे हो, क्यों आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे हो? ऐसा क्यों जरूरी है कि आप अजम्पशन पे फैसला करो कि जैसे ऋषभ पंत ने कहा भी कि हम ये सोच रहे थे कि ड्यू आएगी, ड्यू तो आई नहीं। ड्यू आ भी जाती तो क्या होता भाई कि जिस तरह का आपने मैच खेला है, 50+ के मार्जिन से आप जब मैच हार रहे हो, तो अगर ड्यू आ भी जाती तो फिर आपकी वो मदद कोई नहीं कर सकती थी। तो बड़ा ही गलत फैसला था। और एसआरएच जैसी माइटी टीम के सामने, बिल्कुल जी, इस सीजन में जो एसआरएच है वो माइटी टीम बन चुकी है। चाहे उसके अंदर आप अभिषेक को देख लें या क्लासन को देख लें या ट्रेविस हेड को देख लें, पैट कमिंस को देख लें, हर कोई कमाल कर रहा है, धमाल कर रहा है। और जो एसआरएच के फैंस हैं वो काफी खुश हैं भाई, वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। फ्लैट डेक था लेकिन जो स्कोर बना 200+ का, 266 का जो स्कोर बना, इसके अंदर जो क्रेडिट जाता है वो एसआरएच की बल्लेबाजी को भी जाता है।
लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग को भी चाहता है। बॉलिंग जो थी वो अप टू द मार्क नहीं रही। जो खिलाड़ी थे, जो बॉलर्स थे, लाइन और लेंथ के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से बॉलिंग नहीं कर सके। दूसरी जानिब जब हम बैटिंग की बात करते हैं, बल्लेबाजी की बात करते हैं एसआरएच की, तो भाई उन्होंने तो कमाल कर दिया। हर मैच के अंदर आते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड बना के चले जाते हैं। कभी 277 बन रहे हैं, किसी मैच के अंदर जनाब 22 छक्के हम देख रहे हैं, किसी मैच के अंदर आए जनाब और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 289 बना दिए। आज 266 तो बनाए, लेकिन पावर प्ले के अंदर दे जस्ट पुट द फायर इन द स्टेडियम। जो बॉलर्स थे उनके ऊपर तरस आ रहा था कि जिस तरह की बल्लेबाजी ट्रेविस हेड और अभिषेक ने की है, वो कमाल की बल्लेबाजी की है। ट्रेविस हेड इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन अभिषेक की बात की जाए तो अनकैप्ड प्लेयर है। जितनी स्किलफुल बैटिंग उन्होंने की है, इसके ऊपर उन्होंने यकीनन बीसीसीआई को मजीद कंफ्यूज कर दिया होगा कि भाई किसको लेके जाएं T20 वर्ल्ड कप में, किसको ना लेके जाएं। ये तो सारे खिलाड़ी आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं और डोर के ऊपर नॉक कर रहे हैं कि भाई हम भी हैं, हम भी हैं। इसमें से बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं इस आईपीएल के अंदर जो कि अनकैप्ड हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यही बीसीसीआई की, यही आईपीएल की जीत है कि जब फॉरेन प्लेयर्स तो परफॉर्म करते ही हैं, वो तो परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन है, आपने पे किया हुआ उन्हें। लेकिन उसके साथ जब आपके अनकैप्ड प्लेयर परफॉर्म करते हैं, आपका डोमेस्टिक टैलेंट इतना अच्छा परफॉर्म करता है, तब मजा आता है देखने का। चाहे अभिषेक हैं, चाहे पराग हैं यहाँ पे, या खलील अहमद हैं, या फिर हम बात करें तो मयांक यादव की बात कर लें। मतलब इतने नाम हैं, आशुतोष हैं, शशांत हैं, जो कि एक जबरदस्त क्या कहेंगे ना लाइन बना दिया उन्होंने कि हम भी खड़े हुए हैं जनाब, हम भी खड़े हैं राहों में। तो आप उन्हें बेशक T20 वर्ल्ड कप में तो देखें या ना देखें, लेकिन आगे आने वाले T20 मैचेस में वर्ल्ड कप के बाद जरूर देखेंगे। इंडिया को बहुत अच्छा टैलेंट मिला है इस आईपीएल के जरिए। और आज आईपीएल के अंदर आईपीएल की हिस्ट्री का पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बना भाई 125 रन, कोई विकेट नहीं गिरी। जिस तरह का स्टार्ट ट्रेविस हेड और अभिषेक ने दिया था, लग तो ऐसा रहा था कि भाई आज तो 300 बने ही बने, लेकिन बाद में थैंक्स टू कुलदीप यादव के जो आए और उन्होंने ब्रेक लगाया, विकेट्स ली और फिर उसके बाद जो बाकी बल्लेबाज हैं, जो बाकी बॉलर्स हैं, उन्होंने भी कुछ एफर्ट पुट की और जो स्कोर है उसको ब्रेक लगा। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं एसआरएच के, फिर भी उस तरह से काबू में नहीं आ सके, क्योंकि कुलदीप के अलावा अगर हम कुलदीप को निकाल दें तो जो बाकी बॉलर्स हैं, जैसी पिच की रिक्वायरमेंट थी वैसी बॉलिंग नहीं कर सके। यहाँ पे आपको स्टम्प्स में बॉलिंग करनी थी और अब और थोड़ी सी स्लो करनी थी मेरे ख्याल से। अगर हम यहाँ पे एसआरएच के बॉलर्स की बात करें तो जब वो स्लो बॉलिंग कर रहे थे उस पर रन्स भी कम आ रहे थे और विकेट्स भी उन्होंने निकाली हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम डीसी की बात करें तो अगर एक बॉल अच्छी हो रही थी तो 2 या 3 बॉल्स खराब हो रही थी। तो बॉलिंग बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं थी कि जिस लेवल की होनी चाहिए थी। और यही वजह है कि हमने देखा कि जहाँ पे जो कि ओपनर्स हैं या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो तो परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन वही शहबाज अहमद ने आके आईपीएल की पहली हाफ सेंचुरी स्कोर की और वो जो उनकी 50 है उसका बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद 250 भी ना बनाए एसआरएच, लेकिन बनाए और 266 बनाए। दिल्ली कैपिटल से उम्मीद थी, क्योंकि एसआरएच के अगर आप इससे पास्ट के प्रीवियस मैच देखेंगे तो जब वो बड़ा स्कोर बना रहे हैं तो आगे से ऑपोजिट टीम भी उसी तरह का बड़ा स्कोर बना रही है, यानी बड़े मार्जिन से नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन आज ये जो उनकी ख्वाहिश थी ये दिल्ली कैपिटल ने पूरी कर दी। आगाज में ही उनके जो बल्लेबाज हैं दिल्ली के आउट हो गए थे। सिर्फ जब जैक फ्रेजर और पुराल बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा फील हो रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ये मैच जीत जाए डीसी। अगर हम जैक फ्रेजर की बात करें तो भाई 18 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बंदे ने 65 या 68 रन बनाए हैं और ऐसी बैटिंग कर रहे थे कि तब दिल्ली कैपिटल्स को भी फील हो रहा होगा कि भाई ये मैच तो हम बना लेंगे। लेकिन खाली 1 या 2 बल्लेबाजों के परफॉर्म करने से मैच नहीं बनता, और ऊपर से जब इतना बड़ा टोटल आपके सामने है उस टोटल का वैसे ही प्रेशर होता है। और वही हुआ कि जब ये 2 खिलाड़ी आउट हो गए, आगे आने वाले जो बैटर्स थे उस तरह से उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर सके। खासतौर पर जो ऋषभ पंत है वो खेले तो सही, लेकिन वो बहुत ही स्लो रन रेट से खेले और फिर जो रही सही कसर है आखिर में तो ये हो गया था कि ये पूरी 20 ओवर
स्कोर भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो नटराजन है वो तो भैया जो राजा बने हुए थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्कंडे जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग की, बॉलिंग अच्छी की एसआरएच ने। लेकिन जो डीसी के बल्लेबाज हैं वो प्रेशर में दिखाई दिए, ऐसे लग रहा था कि हार से पहले ही वो हार मान के बैठे हुए थे कि नहीं हमसे ना हो पाएगा भाई, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जब आप यहाँ से हार जाते हैं ना तो वैसे ही आप हार जाते हैं, और यही आज डीसी के साथ भी हुआ कि वो जो मैच है बड़े मार्जिन से हार गए। ऋषभ पंत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पावर प्ले के अंदर 125 रन बने, दैट वाज द पॉइंट कि जब हमारे लिए मैच मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये मैच तब भी मुश्किल नहीं हुआ था। इससे पहले मैच में आरसीबी और जब एसआरएच का मैच था तो दिनेश कार्तिक ने इतनी अच्छी बैटिंग की थी कि मैच बिल्कुल ऐसा हो गया था कि ये जीत जाएगा आरसीबी। लेकिन अगर हम दिल्ली कैपिटल को देखें तो जब जैक आउट हो गए या पुराल आउट हो गए, उसके बाद कभी भी किसी भी बल्लेबाज ने ये फील नहीं होने दिया कि मैच वो जीत सकते हैं। तो इंटेंट नहीं दिखाई दी और प्रेशर में दिखाई दिए यहाँ पे। सो एसआरएच को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। और जो ऋषभ पंत हैं या चाहे इससे पहले मुंबई इंडियंस हैं या गुजरात हैं या पंजाब की टीम है, इन टीम्स को ये सोचना पड़ेगा कि जब अगर आप टॉस जीत गए हैं और आपके सामने एक बैटिंग विकेट है तो बजाय इसके आप इस चीज़ का इंतजार करें कि ड्यू आएगी उसका हम फायदा उठाएंगे। मैंने पहले भी कहा था भाई ड्यू आ जाएगी, 250 का 250 का स्कोर बना हुआ होगा, तो उस ड्यू का क्या करेंगे आप अगर आपकी 4 विकेट शुरू में ही गिर जाएंगी तो। क्योंकि जब इतना बड़ा स्कोर होता है अल्टीमेटली बल्लेबाजों ने शॉट्स लगानी है, अब वो शॉट्स लगाने के चक्कर में आउट भी होंगे, विकेट्स भी गिरेंगी। सो आप अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर लेंगे। सो इसके बजाय टॉस जीत कर इस तरह के मैचेस के अंदर हमेशा पहले बैटिंग करनी चाहिए है। सो आई विश के जो टीम्स हैं वो अपनी गलतियों से सीखें, चाहे दिल्ली कैपिटल्स की टीम है या आरसीबी की टीम है, ये दोनों टीम स्ट्रगल कर रही हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि इनके स्ट्रगल करने की एक वजह है और वो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन। टूर्नामेंट के इतने मैचेस गुजर चुके हैं, 30+ मैचेस हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों टीम्स अभी तक राइट कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाई। ऋषभ पंत ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमें अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल सका, हम अगले मैच के अंदर बेहतर प्लानिंग और अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर इस टूर्नामेंट के इस लेवल पर भी अगर आप एक राइट कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाए तो इसके मतलब है कि गड़बड़ है भैया, बड़ी गड़बड़ है। वार्नर इतना बड़ा नाम है, आपने उन्हें पिक किया, क्या फायदा हुआ, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्शन के अंदर मुझे ऐसे वो लग रहा है चाहे आरसीबी की टीम है चाहे डीसी की टीम है, सही फैसले नहीं हो सके हैं इनसे। चाहे आप आरसीबी की टीम को देख लें या अब आप दिल्ली कैपिटल्स को देख लें, दोनों टीम स्ट्रगल कर रही हैं। दूसरी जानिब एसआरएच को हम देखें तो इनकी पास पॉकेट मनी काफ़ी ज़्यादा थी और उसको चाहे केकेआर है चाहे एसआरएच है, इनकी टीम्स ने बड़ा रैशनली यूज़ किया है। पैट कमिंस को लिया, पैसे थे उसे इस्तेमाल किया। आपने ट्रेविस हेड को लिया या डेरल मिचेल को सीएसके ने लिया। नो डाउट जो डेरल मिचेल है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सीएसके के पास वैसे ही इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं कि अगर एक खिलाड़ी नहीं भी परफॉर्म करेगा उस लेवल का तो कुछ बात नहीं है। स्टार्क सबसे महंगे प्लेयर तारीख में आईपीएल के, लेकिन वो उस तरह के अगर शुरू में नहीं भी परफॉर्मेंस दे पाए तो बाकी खिलाड़ी मौजूद थे भाई, अब तो खैर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैड लक भी इन दोनों टीमों के साथ चल रही है, प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं दिखाई दे रही है और अच्छी एग्जीक्यूशन भी नहीं है। आईपीएल से रुख करते हैं हम पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो दो ऐसी टीम्स मैदान में उतरी सेकंड T20 के लिए कि जिनका कोई जोड़ नहीं बनता है। आप कहने वाले ये कह रहे हैं कि भाई जो टीम आई है उसी से ही खेलेंगे, बिल्कुल आप उसी से खेलें, ये आपको कोई नहीं मना कर रहा कि आप उनसे ना खेलें, लेकिन फिर आप जो टीम आई हुई है उसके मुताबिक आप खेलें। पहले मैच में ठीक है फुल स्ट्रेंथ के साथ आप उतरे हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से खेलते रहेंगे, इसी पॉलिसी के साथ खेलते रहेंगे तो इस सीरीज से कुछ बनाने वाले आप नहीं हैं, कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ फेक होप्स हासिल होंगी आपको। मैच की बात करें तो जो बॉलिंग है पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी की। काफ़ी अरसे बाद वो जो पाकिस्तान की वो जो बॉलिंग कहीं खो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, वो दोबारा से कुछ उसमें जान दिखाई दी। पता चला कि जो बॉलर्स हैं वो कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करवा रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब इसके अंदर क्रेडिट बॉलर्स को तो जाता ही है पाकिस्तान के, लेकिन उसके साथ साथ जो सामने टीम का अनएक्सपीरियंस होने का लेवल था उसको भी जाता है और इसके साथ साथ पिच को भी जाता है। पिंडे की पिच आमतौर पर बैटिंग पिच के तौर पर मशहूर है इन रिसेंट टाइम्स, लेकिन अगर हम सेकंड T20 के मैच की बात करें
तो इसके अंदर जो पिच थी ये बैटिंग पिच नहीं थी, मुख्तलिफ पिच थी, बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही थी जिसका फ़ायदा बॉलर्स ने उठाया भी। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली। आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आमिर ने ये प्रूव किया, मोहम्मद आमिर ने, कि खाली स्पीड से कुछ नहीं होता, आपके पास वैरायटी भी होनी चाहिए और आपके पास अकल भी होनी चाहिए, कि जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया। और इसके साथ साथ इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर वो रहे, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। और यकीनन जो स्पिनर्स की रेस है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें उन्होंने अपना जो नाम है वो दर्ज करवा लिया है। उनका T20 का डेब्यू था। वैसे तो ये डेब्यू बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बाबर की हठधर्मी की वजह से ये डेब्यू नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली ये जो डेब्यू है हो गया और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। बाबर की कैप्टनसी की बात करें तो बाबर ने कुछ बेहतर कैप्टनसी की। वो वैसे ही सामने वाली टीम को देख के इंसान वैसे ही ज़रा कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, नॉट द शिकार, कॉन्फिडेंस में उसका इजाफा हो जाता है कि भाई जो टीम है वो इतनी तगड़ी नहीं है। उसका क्रेडिट जो सामने वाली टीम है उसको भी जाता है, उनकी प्लानिंग को भी जाता है और बाबर आजम को भी कुछ ना कुछ जाता है कि उन्होंने अच्छे कॉम्बिनेशन को यूज़ किया बॉलिंग के। इफ्तिखार अहमद को भी यूज़ किया, फिर वो शाहीन बॉलिंग करवा रहे थे, फिर वो जिस तरह से आमिर को लेके आए, तो बड़े अच्छे से बॉलर्स को उन्होंने यूज़ किया और 90 पर ही जो टीम है न्यूजीलैंड की उसे आउट कर दिया। सो ये बेसिकली जो, अगर हम इस मैच की हेडलाइन की बात करें, वो ये होगी कि 90 के स्कोर के ऊपर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को आउट कर दिया। बाकी इस मैच के अंदर कुछ नहीं है। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो बैटिंग के अंदर कुछ बचा ही नहीं था, बल्कि मुझे उल्टा इतना अफसोस हुआ कि हम लोग कब सीखेंगे, हम लोग ब्रेव कब होंगे, हम लोग कब रिस्क लेना शुरू करेंगे, और अगर अभी भी नहीं लेंगे, इस तरह की टीम के सामने भी नहीं लेंगे, तो कब लेंगे भाई। जब 90 का स्कोर था और मैं समझ रही थी कि अब ये जो मैनेजमेंट आई है इसने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि बाबर ना आए और वो अपना दिल इतना बड़ा करें और वो कहें कि भाई जाओ साइम और उस्मान खान आप ओपन करके आओ, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना बड़ा दिल सिर्फ सरफराज अहमद का ही था, जो कि अपनी जगह भी बैटर्स को भेज दिया करते थे और जो दूसरे बल्लेबाज हैं उनको मौका दिया करते थे सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन उनकी इसी बात का फ़ायदा बहुत से लोगों ने उठाया, बहुत से खिलाड़ियों ने उठाया, और जिन खिलाड़ियों ने फ़ायदा उठाया वो यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि अब हमसे कोई फ़ायदा उठा ले, क्योंकि जब आपकी नीयत ख़राब होती है तो आप ऐसा काम नहीं करते। जब आपने खुद किसी के साथ कुछ गलत किया हुआ है या आप साजिशों का हिस्सा रहे हैं तो बहरहाल जी, साइम अयूब आए और बाबर आजम आए, और बाबर और रिजवान की क्या किस्मत है कि साइम अयूब जब से ओपन कर रहे हैं 100 में से 90% मैचेस में वो आउट हो जाते हैं जल्दी। साइम अयूब के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत ज़्यादा चांसेस उन्हें दिए जा रहे हैं। जितनी मर्जी अच्छी उनकी टेक्निक है, जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग वो करते हैं, जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में वो परफॉर्म नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं करेंगे, फ्लूक बन के रह जाएंगे, फ़ख्र ज़मान की तरह बन के रह जाएंगे। और फिर बस वही होगा कि भाई किसी मैच में चल गए तो चल गए, ना चले तो ना चले। और इसके लिए उनको तवज्जो देनी पड़ेगी अपने डोमेस्टिक के ऊपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट को खेलें ताकि वो मज़ीद इम्प्रूव करें। बातों से कुछ भी नहीं होगा। ये जो इर्द गिर्द के लोग बातें बना रहे हैं ना, तारीफ़ें कर रहे हैं, 2-3 इनिंग्स में मज़ीद फेल होंगे और यही आपसे नज़रें चुराना शुरू कर देंगे। साइम अयूब को सोचना चाहिए यहाँ पे। जी, रिजवान ने और बाबर ने ओपन किया और रिजवान ने 3000 रन मेरे ख्याल से बता रहे थे मैच के दौरान बना लिए हैं, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले T20 में खिलाड़ी वो बन गए हैं। लेकिन ये आधी खबर है, पूरी खबर हम आपको बताते हैं। लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट है ना, वो सबसे नीचे है। जितने बल्लेबाज अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं T20 के अंदर, चाहे कोहली हैं, चाहे बाबर आजम हैं, रोहित शर्मा हैं, जितने बल्लेबाज हैं, उनमें सबसे नीचे जो स्ट्राइक रेट है ना, उन खिलाड़ियों में शुमार होता है मोहम्मद रिजवान का। तो इस तरह से अपने लिए रन बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर उस्मान खान आए। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब ये अब ऐसा हो सकता है कि तीसरे नंबर पर उस्मान खान को आने दिया जाए कि चलो आज उस्मान खान को भेज देते हैं, लेकिन नहीं भाई नहीं, हमने तो कसम खाई हुई है कि हमने ऐसा कुछ करना ही नहीं है जो हमें मुश्किल में डाल दे। बाबर ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही सोचते हैं वो। तो उनके साथ उनके दोस्त आए मोहम्मद रिजवान, जो कि आखिर तक नॉट आउट रहे, और न्याजी आए। कुछ ना कुछ जनाब चलें, सोचा न्याजी को भेज दिया, वरना आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद अब इफ्तिखार अहमद को भेजेंगे। न्याजी को चांस दिया गया और उनकी लक भी अच्छी रही और उनने खेला भी बेहतर, वरना वो बाउंड्री पे आउट हो गए थे। लेकिन वो जो उनकी किस्मत थी कि वो जो कैच करते हुए वो जो बॉलर का, जो फील्डर का पाँव था, वो बाउंड्री लाइन को टच हो गया और वो सिक्सर में कन्वर्ट हो गया।
सो इस तरह से जो न्याजी हैं इरफान न्याजी वो भी नॉट आउट रहे और पाकिस्तान ने जो टारगेट है 91 का मेरे ख्याल से भी ऑलमोस्ट 8 ओवर रहते थे, 47 बॉल्स रहती थी जब ये टारगेट अचीव कर लिया। सो पाकिस्तान को इस सीरीज़ का तब फ़ायदा होगा जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। यकीन जाने बिल्कुल मज़ा नहीं आया मैच देखने का। ऐसे लग रहा था कि जैसे गली के बच्चे खेल रहे थे और अचानक से कॉलेज के बड़े बड़े वो लड़के आ जाते हैं वो कहते हैं आओ हम तुम्हारे साथ खेलें, और फिर वो उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, दौड़े लगवाना उनको शुरू कर देते हैं। तो इसी किस्म का कुछ जो मंजर है वो पिंडी के मैदान में भी पेश हो रहा था। सो अब मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है वो जो बड़े बड़े दावे उन्होंने किए थे कि यंगस्टर को मौका दें, अगर इन मैचेस के अंदर रिजवान और बाबर नहीं खेलेंगे कुछ नहीं हो जाएगा, फ़खर जमान नहीं खेलेंगे कुछ नहीं हो जाएगा। बल्कि आप ऐसा करें कि फ़खर जमान हो गए या बाबर रिजवान को बिठाएं, फ़खर जमान या साइम अयूब इनसे ओपन करवाएं, उस्मान खान को मौका दें, अपने जो कॉम्बिनेशन है उन्हें आप एक्सप्लोर करें। लेकिन इसके लिए बाबर आजम को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और जो मैनेजमेंट है उनको भी ब्रेव होना पड़ेगा। तो जी बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, लेकिन एक खबर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे एक यहाँ पे व्यूअर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिस पे मैंने आप लोगों की भी राय पूछी थी कि आप लोग इस पर क्या कहते हैं। अमित गयास ने तकरीबन मेरे ख्याल से हफ्ता पहले ये कहा था कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है ये आईपीएल के अंदर ये अच्छा नहीं है और लॉन्ग टर्म में ये आईपीएल को नुकसान देगा। और उनका कहना ये था कि इससे जो ऑलराउंडर है टीम्स इसके बजाय जो प्रॉपर बल्लेबाज हैं या बॉलर्स हैं उन्हें पिक कर रही हैं, कि जिस पे मैंने आपकी राय भी जानी थी कि आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। बहुत से लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया था। अब जनाब फाइनली ज़हीर खान जो कि बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, और रोहित शर्मा, उन्होंने भी अपने कंसर्न शो किए हैं कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ये लॉन्ग टर्म में आईपीएल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इससे जो ऑलराउंडर्स हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। तो जी यकीनन यहाँ पे हम तारीफ़ करेंगे अमित गयास की जो क्रिकेटिंग सेंस है उनकी, कि जो उन्होंने बात कही वो आज जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है इस पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। और जी आईपीएल की मजीद खबरें शामिल करें तो मुंबई इंडियंस को हो गया है जुर्माना। किस बात पर? चीटिंग करने पर। मुंबई इंडियंस ने वो जो मैच खेला था पंजाब किंग्स से कि जिसमें जब सूर्या कुमार यादव 15वें ओवर में बैटिंग कर रहे थे और अर्शदीप सिंह मेरे ख्याल से बॉलिंग करवा रहे थे, सो तब ये हुआ कि एक वाइड हुई, लेकिन अंपायर्स ने उसको वाइड नहीं दिया। ह्यूमन एरर है, हो जाता है। लेकिन वहाँ से अभी टाइम आउट नहीं हुआ था। पोलार्ड ने और टिम डेविड ने इस बात को रियलाइज़ किया और डगआउट में बैठे हुए उन्होंने इस चीज़ का इशारा दिया कि भाई आप रिव्यू ले लें। सूर्या कुमार यादव ने देख लिया, रिव्यू ले लिया। सूर्या कुमार यादव ने देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ टीम के कैप्टन सैम करन ने भी देख लिया। उन्होंने अंपायर से जाके कहा कि भाई ये गलत बात है, उन्होंने अपने गुस्से का भी इजहार किया, लेकिन बात सही थी, रिव्यू ले लिया गया। और होना ये हुआ कि वो बॉल वाइड निकली और उसके ऊपर चौका लगा दिया सूर्या कुमार यादव ने। और हम सब जानते हैं कि वो जो पंजाब किंग्स है वो मैच काफ़ी करीब आके हार गई थी। तो फाइनली इस पर एक्शन लिया गया है और अब मेरे ख्याल से 20% दोनों के ऊपर जुर्माना आयद कर दिया गया है मैच फीस का, क्योंकि दोनों ने कन्फेस किया है कि वाकई हमने ऐसा किया, क्योंकि ये क्रिकेटिंग के रूल्स के खिलाफ है। आप डगआउट में बैठ के ऐसा नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में भी हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी ने ऐसा कुछ किया था। तो जी ये जो रूल्स बने हैं इनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, वरना आप पे जुर्माना आयद हो सकता है। तो जी ये था आज का प्रोग्राम और अब आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह बाय।